नमस्कार, मोर्च छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भिलाई के स्मृति नगर थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन और निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही के चलते नर्सिंग कॉलेज की 40 से ज्यादा छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के चलते निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग के चलते 2 दिन पहले बालोद निवासी छात्रा की मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले कुछ छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। प्रबंधन ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद एक एक कर और भी छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इस घटना के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने शहर में संचालित ऐसे सभी कॉलेजों और अस्पतालों की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग हुई है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे खाना खाते हैं। नहीं सर, वो भी हैं, मैं मानता हूँ उस बात को, वो भी हैं, लेकिन आप ही खुद सीखिए ना, 700-800 बच्चों का खाना बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे और एक ही हॉस्टल के हैं। तो ये माइंड भी प्रॉब्लम है कि पानी का प्रॉब्लम। अभी बातचीत की है तो सभी ने तो बताया है कि अभी हम बेटर महसूस कर रहे हैं। 1-2 बच्ची जरूर बता रही है कि अभी भी मेरे को वीकनेस लग रही है। सुबह तक इनकी स्थिति ये थी कि जैसे अभी 2 बच्ची ने बताया, क्या नाम अर्पिता, क्या नाम बताया उसने, तो वो बता रही थी कि सुबह तक तो मेरे को वॉमिटिंग हुई है, पर अभी कंट्रोल है। बड़ी घटना है, क्योंकि काफ़ी संख्या में बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ये तो जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। अभी जिला अधीश महोदय से, कलेक्टर महोदय से भी मेरी बात भी हुई है और हम लोग कल जितने भी यहाँ पे शहर के अंदर हमारे नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र है या भिलाई टाउनशिप का क्षेत्र है, जितने भी ऐसे संस्थान हैं, जितने भी ऐसे हॉस्टल हैं, सबकी जांच हम लोगों द्वारा 5 जोन में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्टिंग करके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो हमारे साथ फोन लाइन पर संध्या सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जान लेते हैं। संध्या, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर दूषित भोजन और टंकी का पानी पीने से यहाँ पर बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जी सोनाली, ये पूरा मामला 2 दिन पुराना है। यहाँ पर रस्तोगी कॉलेज है जो दुर्ग जनवानी में संचालित किया जाता है, जहाँ पे लगभग 300 छात्राएं और सभी नर्सिंग की छात्राएं हैं जो अलग अलग नर्सिंग से जुड़ी है और जिनके साथ थी कि यानी एक ही कमरे में काफी छात्राओं को रखा गया है और आए दिन कुछ ना कुछ छात्राएं शिकायत कर रही थी, जिसको ध्यान नहीं दिया जा रहा था। विगत 2 दिन पहले वहाँ कामिनी करके एक लड़की थी जो बालोद की रहने वाली थी, उसकी मौत के बाद वहाँ हड़कंप मचा और जिला प्रशासन सहित प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उसके बाद कलेक्टर से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, जब बच्चियां ज्यादा संख्या में बीमार हुई, लगभग 40 के उसमें, और हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब मामला सामने आया। और ये वर्तमान कि बच्चों का चयन उसमें से 39 लड़के बताई जा रही हैं और सबकी स्थिति अब सामान्य हो रही है। जी सोनाली। जी संध्या, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब अस्पताल हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए, इसको लेकर के क्या जानकारी और जो बड़े अधिकारी वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? जी, इस मामले में जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा का कहना है कि उन्होंने अलग से एक जांच समिति बना दी है और जल्दी ही वो जांच समिति जितने भी दुर्ग जिले में इस तरीके के हॉस्टल संचालित हैं, वो पूरा हर हॉस्टल का दौरा करेगी और एक रिपोर्ट बना करके जिला प्रशासन को सौंपेगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। जी सोनाली। जी संध्या, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डी पुंदेश्वरी की बहन ने की खुदकुशी। हैदराबाद में फांसी लगाकर दी जान। छत्तीसगढ़ बीजेपी में शोक की लहर अब देखने को मिल रही है। गंभीर बीमार से जूझ रही थी पुंदेश्वरी की बहन। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी हैं डी पुंदेश्वरी, तो उनकी बहन ने, आपको बता दें कि शोक की लहर दौड़ पड़ी है। गंभीर बीमार से जूझ रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि रायपुर से खबर, जहां सीएम ने महापुरुषों को किया नमन। पंडित रविशंकर शुक्ल और वीसी शुक्ल को नमन किया है। पंडित शुक्ल का
छत्तीसगढ़ की उन्नति में योगदान। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई है। सीएम ने महापुरुषों को नमन किया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। तो बड़ी खबर, इस समय की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम ने महापुरुषों को नमन किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल और वीसी शुक्ल को नमन किया गया है। वहीं पंडित शुक्ल का छत्तीसगढ़ की उन्नति में योगदान। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई थी। सीएम ने महापुरुषों को नमन किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि देश में शहरों और स्थानों पर का नाम बदलने को लेकर जमकर राजनीति होती नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम बदलने को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी नाम बदलने की राजनीति में कूद गई है। सरकार स्थानीय विभिन्न विभूतियों के नाम पर नगरों का नाम बदलकर राजनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 नगरों का नाम बदलने की घोषणा की है। चंदखुरी में देश का एकमात्र कौशल्या मंदिर है, इसका नाम कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। गिरोधपुरी में सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है, इसका नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरोधपुरी होगा। सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान होगा और सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष पूर्व में बदले गए नामों को लेकर हमलावर रहा है। आपको बता दें कि रमन सिंह का कहना है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो इन नामों पर विचार किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, चंदखुरी को अब कौशल्या नाम से जाना जाएगा। तो 3 प्रमुख स्थानों के बदले हैं नाम छत्तीसगढ़ के। तो सोनाखान अब शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गिरौदपुरी अब संत बाबा गुरु घासीदास कहलाएगा। तो 3 प्रमुख स्थलों के नाम बदले गए हैं और वो भी आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि बहुत दिनों से नाम बदलने की कवायद चल रही थी। तो सोनाखान अब शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाएगा। तो गिरौदपुरी अब संत बाबा गुरु घासीदास कहलाएगा। और इस बीच रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रियों की उप समिति ने सीएम को सिफारिश भेजी है। तबादले का कोटा 10% से अधिक करने की सिफारिश भेजी गई है। कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि 1 से 2 दिनों में मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कर्मचारी की तबादला नीति को लेकर के यहाँ बात सामने आ रही है। तबादला का कोटा 10% से अधिक करने की सिफारिश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। तो जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमने लड़ा है। उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ, जहां तानाशाह के हर फरमान के खिलाफ आगे भी लड़ेंगे, खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। और आपको बता दें कि यहाँ बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं। तानाशाह के हर फरमान के खिलाफ आगे भी लड़ेंगे, तो तमाम बातें कही गई हैं कांग्रेस द्वारा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाह के हर फरमान के खिलाफ आगे भी लड़ेंगे।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर की 8 तहसीलों में सूखे का खतरा बढ़ गया है। कम बारिश की वजह से ये सूखे के खतरे हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जिलों में फसल का नुकसान के सर्वेक्षण का निर्देश हुआ है। कांग्रेस विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों की बैठक लेकर बारिश की समीक्षा की है। तो तमाम बातों को साझा किया गया है और आपको बता दें कि फसलों के नुकसान के सर्वेक्षण का निर्देश जारी किया गया है। तमाम बातों को रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में सूखे के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। 4 बांध 81% तक भरे हैं। गंगरेल बांध में 96.30% गंगरेल में सिंचाई के लिए 25 टीएमसी पानी खरीफ फसल खींचने के लिए 25.78 टीएमसी पानी उपलब्ध है। गंगरेल में 6000 क्यूसेक आवक हो रही है। तो बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी के साथ खबर, जहां छत्तीसगढ़ में सूखे के यहाँ के लिए अब पानी की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में सूखे के बीच राहत भरी खबर अब देखने को मिल रही है। तो खरीफ फसल खींचने के लिए अब यहाँ पर कवायद हो रही है। आपको बता दें कि राहत भरी खबर अब देखने को मिल रही है, जहां 4 बांध 81% तक भरे हैं। तो गंगरेल में सिंचाई के लिए 25 टीएमसी पानी है और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और खरीफ फसल सींचने के लिए 25.78% यहाँ पर रखा गया है। गंगरेल में 6000 क्यूसेक आवक हो रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। जुलाई के देश में 17% ज्यादा बारिश हुई है, जो 17 साल में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इससे पहले जुलाई 2005 में 18% ज्यादा बारिश हुई थी। इधर देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य में जुलाई में 44.7% कम बारिश हुई है, जो 122 साल में सबसे कम है। पिछले महीने कम बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले महीने सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जुलाई में 42% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं 1994 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश का मौसम शुरू होते ही मौसमी बीमारियां पैदा शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। महासमुंद में भी भारी संख्या में मरीज मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सहायक प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर आरती भगत ने बताया कि इन दिनों मेडिकल कॉलेज में उल्टी, दस्त, बुखार, सर्दी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, स्नेक बाइट के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि रोज ओपीडी में लगभग 40 से 50 मरीज मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है और इलाज किया जा रहा है। बीमारियों में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस, मलेरिया के केसेस, डेंगू के केसेस और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए हैं और स्नेक बाइट के केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके कम से कम 40 केसेस आते हैं पर डे और इसमें से सीरियस होते हैं लगभग 15 से 20 पेशेंट, जिनको आईपीडी केसेस की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 28 ट्रेनों को रेलवे बोर्ड द्वारा रद्द किया गया है, जिसमें यात्रियों की
मेमू ट्रेन से लेकर कई एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। एक तरफ गोंडवाना एक्सप्रेस को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, तो वहीं सारनाथ एक्सप्रेस भी कई बार लगातार रद्द होती नजर आ रही है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक बार फिर 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर न केवल मेमू एक्सप्रेस बल्कि एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। नागपुर की तरफ जाने वाली लगभग ये सभी ट्रेनें लेट चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय हम रायपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर ट्रेन 6 से 8 घंटे देरी से चल रही है, तो लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर अपना समय करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात है कि यहाँ पर जो यात्रियों को जो ट्रेनें लेट चल रही है उससे भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बैठकर अपना समय व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह परिवार के परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, समय काट रहे हैं, क्योंकि ट्रेन लेट है और लेट ट्रेन के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम प्रतीक्षालय की तरफ जाएंगे तो प्रतीक्षालय भी अमूमन भरा हुआ नज़र आएगा। अगर दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं ये उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय है, तो यहाँ पर प्रतीक्षालय में भी लोग नज़र आएंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और लंबी ट्रेनें जो दूर से आ रही हैं, दूर दराज से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनें 6 से 8 लेट, और जिससे रायपुर रेलवे स्टेशन न केवल प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं, बल्कि जो वेटिंग हॉल है उसका भी हाल हमने दिखाया। रियलिटी चेक की इंडिया न्यूज़ ने कि किस तरीके से इस समय जो 28 ट्रेनें केंद्र सरकार की तरफ से रद्द की गई है, लिए गए हैं, जो विस्तार से आपको दिए जाए। एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना होम स्टे, ये एक अच्छा रोजगार की दृष्टि से कदम मध्य प्रदेश सरकार का है और इसमें सब्सिडी की सुविधा भी की गई है। ये जो अपन पहाड़ पे सैलानी जाते हैं, वहां पर होम स्टे जो होता है, घरों के अंदर जो मेहमान रुका लेते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का चीज डेवलप हो, जिससे कि ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। ऐसे कुछ गांव और स्थान चयन गतिविधियों की दृष्टि से किए भी हैं। इसमें स्टे के निर्माण के उन्नयन के लिए 40% तक अनुदान अधिकतम 2 कक्षों के लिए दिए जाने का भी तय किया है। 40% अनुदान के रूप में 130 होम स्टे 2.04 करोड़ रुपए आवंटन प्रदान भी किए जाने का निर्णय किया है। अनुदान की अधिकतम सीमा नए निर्माण हेतु 2 लाख रुपए, प्रति हितग्राही तथा उन्नयन हेतु 1,20,000 रुपए प्रति हितग्राही होगी। ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। ऐसी अनेक सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। ये पर्यटन विभाग के द्वारा होम स्टे कल्पना, ये रोजगार की दृष्टि से भी हमारे यहाँ काफी अच्छी साबित हुई। बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना की 6वीं पुनरीक्षित स्वीकृति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई। ये बाण सागर परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और हमारे विंध्य के लिए इसने एक हरित क्रांति के रूप में काम किया था। ये परियोजना अब 2,98,444 हेक्टेयर की क्षमता के लिए अब 4,0977.88 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति इसकी प्रदान की गई है। इस योजना में अतिरिक्त 7,224 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकसित करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। जो यूनिट 2 नहर परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति है, उसके लिए 3,858.73 करोड़ की राशि की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। जनजाति प्रकोष्ठ के लिए आज राजभवन में सचिवालय के लिए भी सदस्यों उनकी कर्मचारियों की स्वीकृति प्रधान मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा की गई है। एक अच्छी योजना कृषकों को देसी गाय के पालन पर अनुदान
एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन के लिए की गई है। जैसा आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खेती के अंदर उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए और किसानों को अनुदान के रूप में 900 रुपए प्रति माह इस योजना में 52 जिलों के 100 ग्राम का चयन भी किया गया है। 5 अद्दा 200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती अब प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26,000 प्राकृतिक कृषि किसान करने वालों का चयन कर गौ पालन हेतु अनुदान दिया जाएगा। ऐसा भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 39.50 करोड़ रुपए की राशि को भी स्वीकृत करने के मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा तय किया है। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26,000 कृषकों के लिए 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष के लिए 28.8 करोड़ रुपए की व्यय की सहमति जताई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा एक नवीन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने का भी तय किया है और उसमें प्रमुख रूप से ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। अभी व्यावहारिक पक्ष जिसका देखने का और माननीय शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर शैक्षिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा गंभीर बीमारी विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन ही होंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल, सीएमआई स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य, सहायक संचालक या उनसे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की कार्रवाई ऑनलाइन होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किए जाएंगे। साधारण प्रशासन विभाग ने सैद्धांतिक सहमति इस पर दी है। आज कैबिनेट में इसमें सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। राजस्व विभाग की रानी दुर्गावती वार्ड जिला दमोह स्थित भूमि परिसंपत्ति का निवर्तन का मामला है। ये जो इसी तरह से राजस्व विभाग की ताला चांदा के पास इंदौर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति के निवर्तन का मामला है। राजस्व विभाग की हिनौतिया आलम तहसील कोलार भोपाल स्थित लोक परिसंपत्ति के निवर्तन का मामला है। शासकीय माध्यमिक स्कूल नरसिंहपुर का भी मामला है और ग्वालियर स्थित भवन लोक संपत्ति उपभोक्ता खाद्य और नागरिक आपूर्ति का मामला है। ये सभी 100% राशि जमा करने के बाद। तो मोर्चा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।